गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? तो हम लोग जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, पार्ट 11। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं पार्ट 11 का। इन सब का पीडीएफ भी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। टेलीग्राम पर अपलोड है और ये 100 MB से ज्यादा है तो व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा। कितनी बार बताए, कल भी वही बात बोले थे। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप पे शेयर कैसे करें बताओ? जब 100 MB से ज्यादा वो शेयर होगा तो हम कर देंगे भाई, अगर वो नहीं जाएगा तो हम क्या करें? ठीक है, तो टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है उसमें डाउनलोड करने में? वही सारे पीडीएफ पढ़ा रहे हैं जो टेलीग्राम पे अपलोड है, वही पीडीएफ है सब, कोई अलग से कोई पीडीएफ नहीं है, सब कुछ वही कंबाइंड फॉर्म में है। तो इसमें एक पार्ट आपका पार्ट 11 देख लेते हैं हम लोग। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है अब, क्योंकि आपने अगर राज्य और केंद्र वाला टॉपिक पढ़ लिया है, सेंटर और स्टेट, तो इसमें बस हमें ये बताया जा रहा है कि केंद्र और तो इसमें हमें क्या बताया जाएगा पार्ट 11 में? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब इसमें बस ये बताया जा रहा है कि केंद्र के पास कौन कौन सी पावर है और राज्य के पास कौन सी पावर है, ये इस चैप्टर में बताया जा रहा है। तो आधे से ज्यादा चीजें तो आपको पहले ही मालूम है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे कई सारी बातें हो चुकी हैं और राज्य लेवल की भी बात हो चुकी है, क्योंकि हम लोग पार्ट 5 भी पढ़ चुके हैं और हम पार्ट 6 भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कुछ मेन चीजें देखेंगे कि क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए। तो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, और पीछे के सारे पार्ट तो बता दिए हैं, कोई पार्ट बचा तो नहीं? नोट्स देखा आप लोगों ने? ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे थे जो बहुत कम थे, थोड़े थोड़े जो केवल आर्टिकल ही देखना था, जो लास्ट वाले थे आपके 21, 22, है ना? ये सब में केवल आपको मेन आर्टिकल ही देखने हैं जो हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल कहां से कहां तक है स्टूडेंट, 245 से लेकर 263, तो 245 से 263 तक हमारा पार्ट 11 में आता है, जो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, 2 अध्याय है इस पार्ट में। एक हमारा अध्याय है जो कहता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, कानून बनाने की पावर। विधायिका मतलब कानून, कि किस सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा। तो ये 245 से 255 के बीच हमारा ये देखने को मिलेगा। और इसी पार्ट में जो दूसरा चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। प्रशासन कौन संभालेगा, कहाँ का।
वो 256 से 263 है। इसका मतलब 245 से 263 के बीच हमारे सारे आर्टिकल में ये चीजें बात हो रही हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य 3 तरीके से शक्तियों का बंटवारा करता है। वो 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक होगा विधायी यानी कानून बनाने की पावर, एक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पावर, और एक होगा फाइनेंशियल टैक्स कलेक्शन की पावर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्ट 11 में ये बताया जा रहा है कि कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ठीक है, और कौन कानून, किस विषय पे कौन कानून बनाएगा। ये है मेन मतलब जो आपका पार्ट 11 में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल में जो लिस्ट है हमारी 3, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वो उनका भी डिस्कशन यहां पर होगा। तो 2 जो पावर है, ये वाली जो 2 पावर है, विधायिका और प्रशासनिक, वो पार्ट 11 में है। ठीक है, पार्ट 11 में कौन कौन सा है? विधायिकी और प्रशासनिक। देखो अध्याय 1 और अध्याय 2, जो वित्तीय शक्ति है, फाइनेंशियल वाला, वो पार्ट 12 में है। भाग 12 में जो है उसमें आपका वही संपत्ति वगैरह वाला जो अधिकार है वो उसमें आया है, जिसमें फाइनेंस कमीशन आयोग का गठन किया जाता है, जो बताया था आपको पीछे हमने। तो वो सब इसी वाले पार्ट में है। जो फाइनेंशियल रिलेटेड पावर होंगी वो सब भाग 12 में है, जिसके तहत हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन देखा था, एक वित्त आयोग का गठन किया गया था। एक सेंट्रल लेवल पे वित्त आयोग बनता है, एक राज्य पे बनता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं विधायी शक्ति कौन कौन सी है। तो विधायी का मतलब है कानून बनाने की पावर। 2 तरीके से बांटा जाता है। एक टेरिटरी के हिसाब से, टेरिटरी का मतलब होता है कि कितने क्षेत्र में ये लागू होगा। मतलब जैसे कोई राज्य यूपी ने अगर कोई कानून बनाया है तो क्या वो यूपी में ही लागू होगा या फिर यूपी के बाहर भी लागू होगा। मतलब कोई चीज अगर गुजरात में बैन है तो क्या वो चीज महाराष्ट्र में भी बैन होगी। अब जैसे मान लो गुजरात में अल्कोहल बैन है तो क्या महाराष्ट्र में भी वो बैन होगा? लेकिन वो महाराष्ट्र ने अगर बैन किया होगा तभी बैन होगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब कि अगर गुजरात में अल्कोहल बैन है तो वो पूरे गुजरात के एरिया में बैन है, वहां कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। लेकिन महाराष्ट्र इसके लिए स्वतंत्र है कि वो फैक्ट्री लगा सके। तो टेरिटरी का मतलब है कि कोई भी जो कानून बनेगा वो कितने क्षेत्र के लिए बनेगा, उसके रेंज। और ये जो टेरिटरी की बात होगी वो कौन सा अनुच्छेद में हो रही है? 245 में हो रही है। ठीक है, विषय के आधार पर सब्जेक्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट कौन से हैं, वो 3 लिस्ट हैं, जो संघ सूची है, और एक है राज्य सूची, ठीक है, राज्य वाली जो लिस्ट है, और एक जो है समवर्ती। इनमें जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, इनमें जो सब्जेक्ट है उन्हीं की बात यहां पर होगी कि इनमें किस लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा। ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि संघ वाले पे कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। राज्य वाले पे कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती वाले पे कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 245 में हमें ये बात होगी, पावर है वो किस रेंज तक लगेगी, कितने क्षेत्र तक। और दूसरा वाला पावर ये है आपका 246 में कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा। ठीक है ना, ये है मेन पॉइंट। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला हम देखते हैं रेंज, एरिया, किस क्षेत्र तक ये लागू होगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास, सेंटर जो कानून बनाएगा वो कहां तक है, उसका रेंज कहां तक है, और स्टेट जो बनाएगा उसका कहां तक है। तो ये हमें समझाने की जरूरत तो है नहीं कि भाई सेंटर अगर कोई कानून बनाएगा तो पूरे देश में लागू होगा, ये तो सबको मालूम है। भाई सेंटर अगर कोई कानून बनाएगा केंद्र, तो वो तो पूरे देश में लागू होगा ना। तो सेंटर द्वारा जो बनाया जाएगा वो तो पूरे देश में लागू होगा, सिंपल है। लेकिन राज्य जो बनाएगा तो राज्य कहां तक लागू होगा? जो राज्य की बाउंड्री होगी, ये है मीनिंग। ठीक है ना। चले, अब एक पॉइंट आता है कि क्या सर कोई ऐसा कानून बन सकता है कि अगर हमारे देश के बाहर किसी की प्रॉपर्टी है, मान लो हमारे देश का ही नागरिक है वो, लेकिन उसका घर बाहर है, मतलब अमेरिका में है या इंग्लैंड में है या वहां है, तो क्या उसके लिए भी कुछ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो इंडियन सिटीजन्स और उनकी प्रॉपर्टी किसी भी पार्ट में हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, तो वो भी कंसीडर होते हैं। पार्लियामेंट उनके लिए भी कुछ नियम कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे देश के बाहर भी हैं
तो उनके लिए, अगर वो यहाँ के सिटीजन है तो, अगर भारतीय नागरिक है तो, अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो अगर भारतीय नागरिक है, उनकी प्रॉपर्टी कहीं और है, तो उसके लिए भी ये लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो इंडियन सिटीजन है। तो ये इस तरह से, तो इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज है, अभी कुछ नहीं बताया हमने, बस इतना सा बताया कि केंद्र जो कानून बनाएगा वो पूरे देश में लागू हो रहा है, और जो राज्य बनाएगा वो उसके टेरिटोरियल एरिया में रहेगा जहां तक वो राज्य है, ठीक है। अगर एरिया के आधार पे हम देखें कि जो कानून बनाए जाते हैं तो आर्टिकल 245 में है डिफाइन, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट लिस्ट के आधार पे अगर बनाया जाएगा तो वो 246 में है। तो दो आर्टिकल आपको क्लियर होते हैं, 245 और 246, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर या रेंज के आधार पर बनाना है तो 245, और अगर लिस्ट के आधार पर बनाना, जो 3 लिस्ट है, तो वो 246 पे डिस्कशन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अलग से स्पेशल टाइप से हैं, उनको समझते हैं कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है, पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है, संसद ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं कि राज्य में पावर किसकी चलती है, सीएम और उनके मंत्रिपरिषद की। राज्य में पावर किसकी चलती है, मुख्यमंत्री की। केंद्र में चलती है पीएम की। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा सीएम का हस्तक्षेप नहीं है, वो राज्यपाल के अधीन हो जाता है, उसी को देखते हैं वो कौन सा पावर है। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो उस स्टेट के शेड्यूल एरिया से संबंधित है, शेड्यूल एरिया संबंधित, अनुसूचित जाति या जनजाति से रिलेटेड, तो ये पूरी पावर गवर्नर के पास होगी, ये वहां का कानून बना सकते हैं। जबकि आप समझते हैं कि राज्य में पावर किसको रहती है, सीएम को। लेकिन अगर ये कानून शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है तो ये कानून वहां लागू होगा या नहीं होगा, ये गवर्नर तय करेंगे, ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। और ये शेड्यूल एरिया कौन से हैं, जो 5वें शेड्यूल में मेंशन है। 5th शेड्यूल में आपने देखा होगा SC ST के बारे में डिस्कशन है, 12 शेड्यूल है, उस 12 शेड्यूल में से जो 5वां शेड्यूल है उसमें SC ST के बारे में डिस्कशन है। तो वो जो आपका शेड्यूल है उससे संबंधित अगर कोई कानून लागू होना है या नहीं होना, वो गवर्नर तय करेंगे। दूसरा, अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है कि जो ट्राइबल एरिया से संबंधित है, जो कि असम में है, असम में कोई ऐसी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी एरिया वगैरह है, तो ये भी असम के गवर्नर ही तय करेंगे, सीएम नहीं तय करेंगे, ये असम के गवर्नर तय करेंगे कि वो चीज वहां पे लागू होगी या नहीं होगी। ये अगर ट्राइबल एरियाज मेघालय से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है और त्रिपुरा से संबंधित है, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। ध्यान समझिएगा जरा, अगर शेड्यूल एरिया से संबंधित है किसी राज्य के, तो ये लागू होगा या नहीं होगा, ये गवर्नर तय कर रहा है। असम से अगर रिलेटेड है तो ये भी गवर्नर तय कर रहा है। लेकिन अगर मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट तय करेंगे कि वो लागू होगा या नहीं होगा। और ये कौन से 6वें शेड्यूल में मेंशन, यानी 5वें शेड्यूल में जो मेंशन है वो राज्यपाल के पास पावर है, लेकिन 6वें शेड्यूल में जो मेंशन है वो प्रेसिडेंट के पास पावर कि वो कानून बनेगा या नहीं बनेगा। ये है मेन पॉइंट। तो मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा, मिजोरम, इन तीनों से संबंधित अगर है तो लागू होगा या नहीं होगा, ये प्रेसिडेंट तय कर रहे हैं, ठीक है। और किसी राज्य का अगर शेड्यूल एरिया है तो उसमें राज्यपाल वहां के तय करते हैं, और असम का अगर ट्राइबल एरिया है तो फिर वो गवर्नर तय करते हैं वहां के। ये एक मेन पॉइंट है। अच्छा, ये कुछ यूनियन टेरिटरी है, अगर इस पर रिलेटेड कोई कानून बनता है तो कौन देखेगा। देखो, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अगर इनसे संबंधित कानून है तो ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये अगर संघ शासित प्रदेशों में से अगर कोई कानून से रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। कौन कौन से, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अगर इनसे कोई कानून बनता है तो ये प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो उसे लागू करवाएं या ना करवाएं, ये उनके ऊपर है। अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं यहाँ पे लागू नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर पॉइंट, भले वो संसद ने कानून बनाया, तो ये पावर इनके पास है। तो हम लोग अभी समझ क्या रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम लोग ये सोचते हैं स्टूडेंट्स कि संसद जो कानून बना देता है वो कानून हर जगह लागू है। हम लोग यही सोचते हैं कि भाई संसद तो मेन है, संसद जो कानून बनाएगा वो हर जगह लागू है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर
वो संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये तय करेंगे वहां के राज्यपाल या प्रेसिडेंट। क्लियर है? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वो हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं। या तो ये किसी राज्य का शेड्यूल एरिया हो, जैसे मान लो यूपी में ही, वैसे यूपी में उतने शेड्यूल एरिया तो नहीं है, ज्यादातर शेड्यूल एरिया आप देखोगे छत्तीसगढ़ वगैरह में ज्यादातर देखने को मिलेंगे, झारखंड में देखने को मिलेंगे। तो वहां से अगर कोई स्पेशल प्रोविजन करना है तो वहां के राज्यपाल कर सकते हैं। असम के अगर ट्राइबल एरिया से कोई रिलेटेड है तो असम का राज्यपाल वो पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से संबंधित कोई प्रावधान करना है तो वो राष्ट्रपति के अधीन है, वो चाहे तो कर सकते हैं। इवन जो आपका संघ शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, भले संसद ने कानून बना दिया है उसके लिए, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसको रोक सकते हैं और वो कहेंगे कि ये अप्लाई नहीं होगा और अपना कोई दूसरा वो कानून बनवा सकते हैं राष्ट्रपति। ये इन क्षेत्रों के लिए है। तो ये मेन हमने देखा कि जो कानून बनाने के पावर हो कैसे चलना। बात करते हैं अब संसद के बाद विधानमंडल की। अभी हमने केंद्र की बात की कि संसद कानून बनाता है। हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि केंद्र लेवल पे कानून बनाने का काम किसका है, केंद्र लेवल पर कानून बनाने का काम किसका है, लॉ कौन बनाएगा केंद्र लेवल पर, बताओ कौन बनाएगा? अदिति, केंद्र लेवल पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट ही कहा जाएगा, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, संसद बनाएगी। राज्य लेवल पे कानून कौन बनाता है? स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पे कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। गवर्नर नहीं बनाते भाई, विधानमंडल बनाता है, या तो विधानसभा और विधान परिषद ये लोग बनाते हैं। गवर्नर लोग को तो कुछ स्पेशल पावर है कि अपने उस पावर का उपयोग कर सकते हैं। राज्य लेवल पर विधानमंडल बनाती है, केंद्र लेवल पे पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है ना? तो पार्लियामेंट वाला तो हमने देख लिया कि कानून जो बनाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गवर्नर को पावर है और प्रेसिडेंट को पावर है। विधानमंडल की बात करते हैं जरा। राज्य में देख, कोई भी राज्य विधानमंडल अपने पूरे स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, लेकिन स्टेट द्वारा बनाए गए ये लॉ सिर्फ उसी स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही वैलिड होते हैं। मतलब अगर यूपी के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है तो यूपी की बाउंड्री के अंदर ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यूपी का कानून बिहार में चलेगा या बिहार का कानून आपका छत्तीसगढ़ में चलेगा, नहीं। उस राज्य के विधानमंडल ने जो कानून बनाया है वो उस स्टेट में लगेगा, उसकी बाउंड्री के अंदर। जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात के विधानमंडल ने, अगर गुजरात के विधानमंडल ने अगर इसमें मान लो बैन कर दिया है तो इसका मतलब कि महाराष्ट्र में भी बैन होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ये बैन जो किया है वो गुजरात ने किया है, तो महाराष्ट्र स्वतंत्र है, वो अपना शराब बेचे, फैक्ट्री लगाए। लेकिन हाँ, अगर महाराष्ट्र ने ये कोशिश की कि यहां से ले जाके हम गुजरात में शराब बेचे तो ये इलीगल हो। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब ये है। सौरभ मिश्रा, DIU में बनता है, DU में बनता है, क्या मतलब है इसका? ये तुम लोग की इंग्लिश हमारे समझ से परे है। ठीक है, तुम लोग की जो टाइपिंग होती है ना, पता नहीं कौन कौन सा लेटर तुम लोग गायब कर देते हो। दमन और दीव, हाँ दमन और दीव पूरा लिखो। तो अब जैसे गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो लेकिन महाराष्ट्र में अल्कोहल की फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है और सेल भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र ने थोड़ी ना कानून बनाया है, कानून तो गुजरात ने बनाया है। इसका मतलब वही है कि कोई राज्य का विधानमंडल जो कानून बनाता है वो उस राज्य में लागू होता है। ठीक है, उसके टेरिटरी में लागू होता है, ये है इसका मतलब। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे टेरिटरी के हिसाब से। अभी तक हमने क्या बात की, अगर आप ध्यान न दिए हो तो हम आपको ध्यान दिला दें कि अभी तक हम लोग क्या बात किए थे। हम लोग आर्टिकल 245 की बात की है, आर्टिकल 245 की बात की है हमने अभी तक डिस्कस किया है 245 का। मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लॉ बनाने की पावर है, वो क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, टेरिटोरियल।
पार्लियामेंट जो बनाएगी वो पूरे देश के लिए बनाएगी, किसी राज्य का जो विधानमंडल है वो उस राज्य के क्षेत्र के लिए बनाएगा। ये है आर्टिकल 245 जिसमें ये बात हो रही है। हेलो, कुछ ठीक है? तो हम 245 की बात कर चुके कि संसद और राज्य विधायिका जो कानून बनाएंगे उनका विस्तार कहां तक है, उनका विस्तार कहां तक है। तो सिंगल लाइन में अगर आपको बोलना है तो आप क्या कहोगे? अनुच्छेद 245 क्या है? तो हम कहेंगे संसद और राज्य की जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार, इसको कहते हैं अनुच्छेद 245। कि इनके द्वारा जो बनाया गया है उनका विस्तार 245 में है। तो बताएं जरा आप लोग 245 में क्या बात हुई है? 245 में क्या बात हुई है? आर्टिकल 245, क्योंकि यहीं से तो शुरू है ना, 245 से ही तो शुरू है। कानून, विधायी मतलब कानून। आर्टिकल 245 में क्या बात हुई है? एक भी टाइपिंग नहीं, किसी का आंसर नहीं। हाँ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो कानूनों का विस्तार है वो कहां तक होगा, रेंज। तो पार्लियामेंट का विस्तार कहां तक है? पूरे देश के लिए है। इवन अगर वो इंडियन सिटीजन है और बाहर उसकी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी वो लागू होगा। लेकिन राज्य का जो कानून होता है वो उस राज्य के अंतर्गत लागू होता है, बेस्ड ऑन टेरिटरी। ये है मतलब 245 का। बात समझ में आ गई? आगे सामने सब लोग, कौन कौन सामने आया? आरती तो पहले से है, ब्रजेश भी है, शुभम भी है, अभिषेक है, आशा, पिंकी, अंजलि। देखो आशा का वो गायब हो गया तुम्हारा ताजमहल, कहाँ गया ताजमहल? कई दिन से तो ताजमहल ही था। अच्छा, पिंकी, और कौन कौन है? रजनी, राफिया, विवेक कुमार, जेपी, ये लोग सामने हैं भैया। कृष्णा ठाकुर, हाँ भैया कृष्णा, तुम ही बहुत पूछ रहे थे पीडीएफ, पता चला? मिला कि नहीं मिला? देखो फाइल बहुत लंबी है इसलिए हम व्हाट्सएप पे नहीं भेजे थे, नहीं तो हम भेज दिए होते, है ना, इसलिए हमने उसको उस पर शेयर किया था। शुभम हो गए सब, ये सब नहाए हुए लग रहे हो तुम लोग, सुबह सुबह नहा लिए हो क्या सबके सब? हैं? ना, वो बाल बाल धुल के सब बैठे हैं, नहाया थोड़ा होगा, अरे इतना थोड़ा ना। रविंद्र कुमार, मनीष, बिंद, चलो ठीक है, रजनी। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, शक्ति हमने 245 की देख ली। अब हम बात करेंगे 246 की। इसका मतलब है जो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट में जो मेंशन है सब्जेक्ट पर कानून बनाना, ये है इसका मतलब। तो शॉर्ट में अगर हम बताएं कि आर्टिकल 246 का मतलब क्या है, तो 246 का मतलब ये है कि जो हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें कौन कानून बनाएगा किस पर, ये बात हुई है 246। तो ये देखो क्या लिखा है इन्होंने, संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। विशेष मामले वही हैं, लिस्ट वाले मामले, ठीक है, तो वो लिस्ट जो मेंशन है। और इतना हमें लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, पता चले कि कितना आप पीछे याद किए हो। जो समवर्ती सूची है वो कौन से देश से ली गई है? समवर्ती सूची कौन से देश से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई है? देखो कुछ लोग कनाडा बता रहे हैं, अरे तुम लोग खत्म हो, चाहे जितना पढ़ा दें, खत्म होने पर आ गया और अभी भी कनाडा याद किए हैं। कुछ तो यूएसए, ये है कौन यूएसए? रे तुम लोग खत्म किए हो बिल्कुल।
कुछ ना होने वाला तुम लोगों का। बहुत पहले स्टार्टिंग में बता दिए थे, उसके बाद भी भूल गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कुछ यूएसए आंसर दे रहे हैं, कुछ कनाडा आंसर दे रहे हैं, सब नाम आ जाता है इनका। चलो तो 246 की बात करते हैं। देखो 246 में 3 सूचियों का वर्णन है जो कि संविधान के 7वें। अच्छा एक तो क्वेश्चन पूछना था, बताओ ये जो तीनों लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल बताइए जल्दी, पढ़े जरा आंसर। तीनों शेड्यूल कौन से, तीनों लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? रेडमी नोट 7th में, विनय गुप्ता 7 में है, महिमा भी 7th में है, राफिया भी 7 में है। अदिति खत्म होगा। अदिति तुम्हारे 5वां शेड्यूल कैसे आ गया? जब सब 7वां शेड्यूल आंसर दे रहे हैं तो कुछ तो सोच लेते। 5वें शेड्यूल में क्या बात हुई है? 5वें शेड्यूल में SC ST की बात हुई है। एक ट्रिक नहीं बताए थे, तुम लोग भूलते बहुत जल्दी हो भाई। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM क्या होगा तुम लोग को बताओ, ऐसे भूलोगे? ये टीयर्स ऑफ ओल्ड PM नहीं बताए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये F वाला ही तो था फेडरल लिस्ट, यही तो था फेडरल लिस्ट, और इसी में 3 लिस्ट थी। 5वां तो शेड्यूल है ना, SC ST है। 5वां जो है वो SC ST है, और 6वां तो वो वाला है जो स्पेशल वाला है, जो राष्ट्रपति के उसमें है, मिजोरम मेघालय त्रिपुरा, वो सब मेंशन है ना, और असम, ये सब मेंशन है। चलो रिवाइज करते रहो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, तो 3 लिस्ट की बात हुई है। अच्छा अब ये सब पीछे का वही है, देखो एक रिवीजन ही है केवल। पहली लिस्ट जो है उसमें संघ सूची है। संघ सूची में कितने हैं आपको बताया था कि टोटल 97 थे पहले, लेकिन अब कितने सब्जेक्ट? 98, सब भूल गए होंगे। अगर हम पूछ लेना तो ना आएगा आंसर अभी, वो तो कौन दिखा दे रहे हैं सामने। तो 246 में ये बताया जा रहा है, तो पहली जो लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट थे मूल, लेकिन आप कितने हैं? 98 हैं। दूसरा जो था राज्य सूची, कितने थे? उसमें 66 थे, लेकिन आपको याद होगा 5 सब्जेक्ट को हटा करके कंकरेंट में डाल दिया गया, तो अब इसमें केवल 61 बचे। और वो जो समवर्ती सूची थी जिसमें 47 थे सब्जेक्ट, उसमें से अब हो गए 52। ठीक है, ये वो 5 सब्जेक्ट थे जिनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती में डाल दिया गया। राज्य से निकालकर समवर्ती में, याद करो बहुत पहले वाली क्लास, एकदम स्टार्टिंग वाली। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 5 सब्जेक्ट थे जिनको हटाया गया था। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, किसी लॉ पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन अगर होता है तो वरीयता किसको मिलेगी? केंद्र पर। मान लो कोई ऐसा कानून बन रहा है जो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, और कोई विरोध होता है दोनों में, तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र वाला माना जाएगा। जैसे सपोज करो, एक कंपेरिजन हमने कर दिया जिससे आपको थोड़ा रहे। जैसे मान लो कोई ऐसा कानून है जो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट पे कौन कौन बना सकता है? समवर्ती पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन अगर इन दोनों में वरीयता किसको मिलेगी? तो केंद्र को मिलेगी। अगर कोई ऐसा विषय है जो कंकरेंट लिस्ट का है और स्टेट का है, तो कंकरेंट वाले को मिलेगी। इसका मतलब नॉर्मल ये देख लो, सबसे पहले वरीयता मिलती है यूनियन लिस्ट को, यानी केंद्र को मिलेगी, फिर वरीयता मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट वाले को, और लास्ट में मिलती है स्टेट लिस्ट को। इसका मतलब ये, समवर्ती सूची में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, समवर्ती सूची के सब्जेक्ट जो है वो राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। सपोज करो दोनों ने कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया और केंद्र ने भी बना दिया। शिक्षा वाला, मान लो एजुकेशन का कोई मैटर है और उस पर राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र पर भी, और दोनों में विरोध हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो किसका माना जाएगा? केंद्र वाला कानून माना जाएगा या राज्य वाला? सेंटर का माना जाएगा।
ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ रहा है सबको। तो यही बात हुई है। जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कर दो जरा कि वो जो 5 सब्जेक्ट हैं जो राज्य सूची से कंकरेंट में लाई गई हैं, वो नाम लिख दो जरा 5 सब्जेक्ट के। सर स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। है सर, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए सर, हम लोग टाइप कर दे सर। हाँ रिवीजन विजन नहीं हो रहा तुम लोग का है, बस चल रहा है केवल। कोई ना टाइप करेगा, देखो कोई करता है, एक आध तो कर ही देगा कोई ना कोई। शिक्षा है, एजुकेशन है, वेट एंड मेजरमेंट है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, एनिमल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मेजरमेंट, फैमिली प्लानिंग, वेट, एजुकेशन। नवीन ने टाइप कर दिया देखो पांचों, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अदिति ने भी कर दिया एजुकेशन, फॉरेस्ट, पिंकी ने भी कर दिया। हाँ वेट, सब लोग कर दिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये 5 थे, फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तुम लोग रिवाइज करते रहो इसे। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वेट एंड मेजरमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। ये 5 हैं जिनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती में डाल दिया गया। किस संशोधन के तहत? 42वें 42nd संशोधन 1976। ठीक है, हमने बोला जरूर था आपको कि नहीं होगा नोट्स से, है ना, पूरा एक पेज में लिखा है हमने सारे संशोधन 42nd वाला, और कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, कम से कम 42वां और 44वां, ये दोनों तो पढ़ ही लो पूरा, जो संविधान संशोधन वाला लिस्ट दिया है हमने। वो सब्जेक्ट, अब एक क्वेश्चन आपसे कि जो इन तीनों में लिस्टेड नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? जो ना सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना तो कॉन्करेंट में है, ऐसे को क्या बोला जाता है, कौन सा? फेडरल बोला जाता है। खत्म हो तुम, फेडरल बोला जाता है। मन तो कर रहा है दे दे, दो दो मुक्का दे दे, बैठ जाओ वही है एकदम। तुम लोग सब खत्म, उस पे रेसिडुअल लिस्ट कहते हैं, रेसिडुअल, बहुत पहले बताए थे रेसिडुअल लिस्ट। हाँ एग्जाम्पल भी दिए थे, कम्युनिकेशन हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये सब जो पाव होते हैं। कौन से देश से लिया गया है? देश कौन सा जहां से लिया गया है रेसिडुअल? कनाडा से, ये है आंसर, कनाडा। ठीक है ना, ये कनाडा से लिया गया, तो रेसिडुअल है, तो वही बात इसमें हो रही है, तो अलग से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ वही जो पढ़ चुके हो, बस उसी की बात हुई। वही हमने कहा था ना, स्टार्टिंग का ही मेन चैप्टर होता है, उसके बाद सब केवल आपके बस वो घुमा फिरा के सब उसी में ऐड होंगे। तो इसके बाद ये आपका हो गया, तीनों चीजें क्लियर हो गई, तो लिस्ट में बात हो रही है। लेकिन हाँ आर्टिकल्स तो याद करने पड़ेंगे। अब कौन से आर्टिकल में ये बात हुई है? 248 में। इसका मतलब अगर आपको ये समझना है कि रेसिडुअल लिस्ट की बात किसमें हुई है या रेसिडुअल सब्जेक्ट की बात किसमें हुई है, तो आर्टिकल 248 में हुई है। ठीक है, 248 में ये बात हुई है। किस देश से लिया गया? कनाडा से। दूसरा, कौन कानून बना सकता है इस पे? केंद्र बना सकता है। चलिए अब कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 245 हम लोग देख चुके, 246 भी हम लोग देख चुके। 245 में हमें ये बात हुई है कि जो संसद और विधानमंडल कानून बनाएंगे, वो जो कानून बनाएंगे वो कहां तक लागू होंगे, किस एरिया तक। 246 में हमने ये बात की कि जो 3 लिस्ट है हमारे पास, उनसे संबंधित जो कानून बनाया जाएगा वो सेंटर बनाएगा, सेंट्रल वाले पर, राज्य बनाएगा आपका राज्य पर, और समवर्ती पर, दोनों बना सकते हैं। 248 आर्टिकल में हमने ये देखा कि इसमें रेसिडुअल सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें रेसिडुअल सब्जेक्ट की बात हुई है, वो जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, जो कनाडा से लिया गया है, वो 248 में है। अब 247 क्या है? तो 247 कहता है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति, मतलब अगर संसद को ऐसा लगता है कि हमें कुछ अलग से न्यायालय बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो ये उनको पावर दी गई है कि वो न्यायालय बना सकते हैं। ये किस में बात हुई है? 247 में। लेकिन ध्यान रखिए ये पावर संसद को है, ये राज्य को पावर नहीं है।
ये पार्लियामेंट को पावर है कि अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा कोर्ट बनाना है जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, कोर्ट वैसे भी कम है, तो अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट लगता है तो संसद ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 247 में ये बात हुई है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आता है 254, ठीक है ना। इसमें वही बताया गया है कि संसद अगर कोई कानून बनाता है, विधि का मतलब कानून, राज्य और ऐसे में कोई दिक्कत आती है, मतलब केंद्र ने भी कोई कानून बना दिया, सॉरी केंद्र नहीं, संसद ने कोई कानून बना दिया और राज्य के विधानमंडल ने भी कोई कानून बना दिया और दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया है, तो किसका माना जाएगा? संसद का माना जाएगा। तो संसद द्वारा मानी गई विधि प्रभावी, ये रिटेन है, बिल्कुल आर्टिकल में मेंशन है। कौन से आर्टिकल में? 254 में, कि अगर संसद और राज्य में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो केंद्र का माना जाएगा। 254 में, ठीक है ना। इस तरह से 255 में कुछ सिफारिशों की बात, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना, इस आधार पर उसे खारिज न करना। कहने का मतलब ये होता है कि आप शुरुआत से पढ़ते चले आ नहीं रहे कि जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पीएम की सलाह से ये करेंगे, राष्ट्रपति पीएम की सलाह से कैग की नियुक्ति करेंगे। तो सिफारिश का मतलब केवल सिफारिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल बाध्यकारी है, ये नहीं है। या इसके आधार पर मान लो पीएम कहते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना है, तो अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अब ये कह दें कि ठीक है हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक सिफारिश है जिसमें केवल कुछ मामले होते हैं जिसमें कि मतलब वो बाध्यकारी हो जाते हैं। तो वो वही कह रहे हैं 255 में कि अगर कोई सिफारिश दी जा रही है या पूर्व मंजूरी जो ली जा रही है तो एक प्रक्रिया है, केवल एक स्टेप है। इस स्टेप के तहत हमने ये कहा कि हाँ आपको ये इनकी सिफारिश माननी चाहिए, बस ये बाध्यकारी होना ना होना ये अलग मैटर, ठीक है ना। वो चीज जैसे आपने देखा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें प्रेसिडेंट क्या है, स्वतंत्र है, बस वो केवल सिफारिश लेते हैं, लेकिन वो माने ना माने ये उनके ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया का भाग है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहां तक बताया। 245 संसद द्वारा बनाई गई जो कानून है वो कहां तक लागू है? पूरे देश में लागू है, और अगर हमारे इंडियन सिटीजन है उनकी प्रॉपर्टी बाहर है तो वो उस पर भी लागू होता है। राज्य जो कानून बनाता है, वो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है उसके राज्य के टेरिटरी में है। 246 कहता है जो 3 लिस्ट है, उन 3 लिस्ट पे कानून बनाने की पावर की बात होती है। वो पावर क्या आप समझ गए हैं। 248 में रेसिडुअल सब्जेक्ट की बात हुई है, उस पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र बनाएगा। 247 में कुछ न्यायालय को बनाने की बात हुई है, और ये संसद को पावर है कि अगर उसको रिक्वायरमेंट लगता है तो न्यायालय बना सकता है। फिर उसके बाद 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको दिखते हैं, 254 और 255। 254 कहता है कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है तो केंद्र वाला मान्य होगा। 255 कहता है कि जो सिफारिश मांगी जाती है, कोई भी सिफारिश हो, वो केवल एक प्रक्रिया का भाग है, किसी निर्णय को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते या उसको खारिज नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया है कि हाँ भाई जो अगर इनको नियुक्त करना है तो आपको सलाह लेना चाहिए उनसे, तो एक प्रक्रिया का एक भाग है केवल। अब इस आधार पे वो किसी को अयोग्य घोषित कर दे, ये सब नहीं है। ये 255 में बात हो रही है हमारी। क्लियर हुआ? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है प्रेजेंट में? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है प्रेजेंट में? 98। कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। अच्छा, पिंकी, महिमा, विनय, पिंकी 47 नहीं है, पिंकी 52 है। 47 तो पहले थे ना, अब राज्य वाले वो 5 सब्जेक्ट इसमें आ गए ना समवर्ती में, तो 52 हो गए ना, ठीक है। चलो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे चीजें। हमने क्या देखा? संसद की बात करी। संसद कानून किस पे बनाता है? यूनियन लिस्ट पर।
राज्य विधानमंडल किस पे बनाता है? स्टेट लिस्ट पर। और दोनों किस पर बनाते हैं? कंकरेंट लिस्ट पर। तो संसद या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो यूनियन लिस्ट पे बनाती है, राज्य जो बनाता है वो स्टेट लिस्ट पे बनाता है, और दोनों बनाने के पावर कंकरेंट लिस्ट है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जिस राज्य के मामले में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और आपको पता है कि ये जो कानून राज्य मैटर पे बनाया जाता है वो 1 साल तक वैलिड होता है, 1 साल के लिए वो बना सकता है संसद। ये पावर है कि संसद चाहे तो कुछ ऐसे मैटर है राज्य से रिलेटेड जिस पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है ना। हम कुछ सिचुएशन देखते हैं जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकता है, जबकि स्टेट लिस्ट का जो मैटर है वो राज्य का है, तो बनाना चाहिए राज्य को कानून। लेकिन कुछ सिचुएशन है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है, जबकि वो राज्य का विषय है। तो पहला है जब राज्यसभा ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया हो। पहली सिचुएशन, राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन आया हो और उन्होंने कहा हो कि ये सब्जेक्ट जो है इस पर कानून संसद को बनाना चाहिए, और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया। भले वो राज्यसभा में पारित हुआ है तो इस पर संसद कानून बनाएगी। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, नेशनल इमरजेंसी, तो आप जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पावर होती है वो सेंट्रल के पास चली जाती है। तो जब सेंटर के पास वो चली जाएगी पावर, तो इसका मतलब जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे राज्य वाले, उस पर भी कानून कौन बना सकता है? सेंटर बना सकती है। दूसरा मैटर ये। तीसरा, किसी राज्य ने यही कह दिया हो कि भैया हमारे इस सब्जेक्ट पे आप ही कानून बनाओ, या तो राज्य ने खुद ही बोला हो कि देखिए ये एक ऐसा मामला है जिस पर आप कोशिश करिए कि आप ही बना दीजिए, तो भी संसद बना सकती है कानून। तो थर्ड पॉइंट ये है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो भले वो राज्य में हो रही हो या कोई भी रिलेटेड हो, कानून संसद ही बनाएगी। लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रीटी होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय समझौते का अगर कोई बात हुआ है तो उस मैटर पर कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल बनाएगी, यानी कि संसद बनाएगी। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उस राज्य में, तो भी कानून संसद बनाएगी। उस समय कानून जो है वो राज्यसभा विधानमंडल नहीं बनाएगी, संसद बनाएगी फिर। और अगर कोई ऐसा है कि राष्ट्रीय महत्व का कोई संस्था है, देखते नहीं क्योंकि हर नेशनल वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्मारक हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई संरक्षण की बात हुई है या कुछ हुआ है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। हर राज्य में ऐसे होंगे, ढेर सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं। अब जैसे ताजमहल है, भले आगरा में है, लेकिन अब वो एक सेंट्रल का भी पार्ट है, उस पर अगर कुछ देख रेख करना है तो सेंट्रल भी उस पर करेगी, ठीक है, संसद उस पर कानून बना के कर सकता है, एक धरोहर है वो। इस तरह से वो चीजें। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसके अनुसार राज्य का विषय हो लेकिन संसद उस पर कानून बना सकती है। पहला कौन सा? या तो राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित हुआ हो। दूसरा कौन सा? या तो वहां पे आपातकाल की घोषणा हो गई हो, नेशनल इमरजेंसी। तीसरा कौन सा? राज्यों ने ही सहमति दे दी हो कि भैया इस सब्जेक्ट पे आप कानून बना दीजिए। चौथा, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अगर लागू हो रही है उस दौरान, भले वो राज्य में रिलेटेड है लेकिन कानून संसद बनाएगी। राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा हुआ है, तो क्योंकि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन है तो अब ये पावर सेंट्रल के पास चली जाती है। और अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का संस्था या स्मारक है या कोई धरोहर है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई कानून है तो संसद बनाएगी, भले वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा करीब करीब 6 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। हेलो, क्लियर है? 6 पॉइंट रखते हुए संसद कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं जिससे हमको एक क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा के प्रस्ताव पर। पहला वाला पॉइंट, जब राज्यसभा प्रस्ताव देगी तो इसका मामला समझिए। ये कौन से आर्टिकल में है? 249 में। पहला पॉइंट याद रखना है कि स्टेट लिस्ट का मैटर है
लेकिन कानून संसद बना रही है और ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल है 249। आपने 245 समझा था, 246 समझा था, 247 समझा था, 248 समझा था। अब आया आपका 249। 45 आपको क्लियर हो चुका है, 46 आपको क्लियर हो चुका है, 47 भी हो चुका है और 248 भी हो चुका है। 249 में क्या बात हुई है? 249 में बात हुई है कि अगर राज्यसभा ने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया है और प्रोजेक्ट है लेकिन संसद कानून बनाएगी, लेकिन ध्यान रखिए ये प्रस्ताव 2/3 के बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, 2/3 के बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे ये लाइन क्लियर हो जाए। यदि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन लाया जाए और यह राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो संसद उस विषय पर संकल्प के प्रभावी रहने तक विधि यानी कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून 1 साल तक वैलिड होता है। परंतु राज्यसभा जितनी बार चाहे इस संकल्प को आगे बढ़ा सकेगी, लेकिन प्रत्येक बार जो विस्तार होगा वो 1 वर्ष के लिए होगा। मतलब हमारी बात समझिए, अगर राज्य के लिए कोई कानून बनाना है तो संसद की राज्यसभा में वो पारित हुआ तो जितने सदस्य हैं वहां पर उनके 2/3 से पारित होना चाहिए पहले तो वोटिंग में। लेकिन क्या इसके बाद भी वो बना सकते हैं? तो जी, वो जितनी बार चाहे उतनी बार ये आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर बार ये रेजोल्यूशन लाना होगा उन्हें और 2/3 के बहुमत से उसे पारित करना होगा। तो 1 साल के लिए फिर बढ़ जाएगा वो, तो उस राज्य में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू रहेगा जो केंद्र ने बनाया होगा। ये आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, तो वो 1 वर्ष तक वो प्रभावी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि 2/3 के बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ये है इसकी बात, ठीक है ना। रिन्यूअल कितनी बार भी हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय आपात के दौरान, तो ये हमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पावर चली जाती है केंद्र के पास। आर्टिकल आप याद रख सकते हो 250। तो आर्टिकल 250 में यह प्रावधान है कि जब देश में आपातकाल लगा हो, और आपातकाल किस अनुच्छेद से लगता है? 352 के तहत। जब देश में आपातकाल लगा हो तब संसद स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए लॉ बनाने का अधिकार होगा। मतलब ये कौन सा आर्टिकल हमें बता रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कानून संसद बनाएगा? ये हमें 250 आर्टिकल बता रहा है। आर्टिकल नंबर 250 हमें ये कहता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये जो कानून बनाने की पावर है वो संसद के पास चली जाएगी। ये हमें आर्टिकल 250, कंफ्यूज मत होना। अगर कहता है कि नेशनल इमरजेंसी किसकी वजह से लगी है, कौन से आर्टिकल, तो वो 352 है। लेकिन ये कहता है अगर कि इमरजेंसी के दौरान कानून बनाने की पावर जो संसद के पास है वो क्या। आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है? 352 के तहत। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय जो कानून बनाने की पावर है उस राज्य में या कहीं पर भी वो सेंट्रल के पास चली जाती है। ये किसके तहत? ये जाती है 250 के तहत। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान 250 में ये प्रावधान है कि अगर आपातकाल लगा है तो संसद स्टेट लिस्ट में शामिल विषयों पर लॉ बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो ये 6 महीने बाद अपने आप ही लॉ समाप्त हो जाता है। ये हमने इमरजेंसी में बात की थी, रिवीजन करोगे सब चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं करोगे सब गायब हो जाएगा। हमने आपसे बोला था कि संसद जो भी कानून बनाती है वो आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो 6 महीने के बाद वो कानून भी खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझना है। लेकिन वित्तीय आपात के दौरान यह शक्ति प्राप्त नहीं होती, यानी कि वित्तीय आपातकाल के दौरान जो कानून बनाने की पावर है वो चीज प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। बाकी नेशनल इमरजेंसी में होती है केवल। 251, नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य को भी अधिकार होगा कि स्टेट लिस्ट से संबंधित विषय पर कानून बना सके, लेकिन सेंटर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। ऐसी स्थिति में संसद द्वारा निर्मित लॉ को वरीयता होगी। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए था
कि सर जब स्टेट लिस्ट का मैटर था और नेशनल इमरजेंसी लगी थी और उस दौरान सेंटर ने कानून बनाया, तो क्या स्टेट कानून नहीं बना सकता था? उसमें बना सकता था, लेकिन पावर जो है वो केंद्र वाले की है। मतलब सेंट्रल ने जो कानून बना दिया है उस इमरजेंसी के दौरान, और अगर स्टेट ने भी कोई बना दिया है तो वरीयता केंद्र को ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों आर्टिकल 250 में कहा गया है कि सेंटर बनाएगा और 251 में कहा गया है कि राज्य बनाएगा। तो दोनों के लिए पावर है कि उस दौरान वो बना सकते हैं, लेकिन वरीयता क्रम जो है, मेन जो प्रभावी है वो सेंटर वाला होता है। ठीक है ना? तो वही दोनों आसपास आर्टिकल में ये बात हुई है 250 और 251 में। तीसरा पॉइंट है राज्यों की सहमति या उनके विरोध पर। 2 पॉइंट हम देख चुके हैं। हम लोगों ने पहला और दूसरा पॉइंट देख लिया। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा था आपका स्टूडेंट? राज्यसभा पासेज रेजोल्यूशन 249 आर्टिकल था। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान 250 और 251। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरा, जब राज्यों ने खुद कहा हो, ये 252 में है, जब राज्यों ने खुद कहा हो कि हमारे इस स्टेट लिस्ट पे आप कानून बनाइए। अब हम देखते हैं वो वाला। तो अनुच्छेद 252 में यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्य पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद लॉ बना सकती है। इसे अमेंड करने की पावर भी संसद के पास ही होगी। कोई दूसरा राज्य यदि इसे अपनाना चाहे तो अपने विधानमंडल में संकल्प पारित करके अपना सकता है। तो 252 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे इस सब्जेक्ट पे आप कानून बनाइए, तो संसद बना सकती है। आर्टिकल 252 में ये हो सकता है कि ये, जैसे एग्जांपल लें, यूपी, बिहार और झारखंड पे कानून बनाइए, चलो 3 राज्यों के लिए कहा गया, बन गया। लेकिन आगे चल करके गुजरात भी कहता है कि भैया हमें भी इसी सब्जेक्ट पे करना है, तो अब अलग से जरूरत नहीं है, वो उसको अपना सकता है जो कानून बना होगा। बस उनको अपने विधानमंडल में एक रेजोल्यूशन लाना होगा और उसके तहत वो फिर कहेंगे ठीक है ये कानून हमारे यहाँ भी लागू हो जाए। ये है 252 में कि राज्य की सहमति के आधार पर भी संसद कानून बना सकती है। क्लियर? इसी चीज को हमने चार्ट में दिखाया है। वही जो सेंटेंस है, चार्ट कोई अलग से नहीं है, जो हमने सेंटेंस में लिखा है उसी चीज को चार्ट में दिखाया है। ठीक है, जैसे 2 स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे कानून बनाना है। सेंटर ने कानून बना दिया, सिंपल। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। तो ये बात हुई है 252 में। अच्छा, इसके तहत कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर इन्होंने बनाया है? क्वेश्चन मतलब हम आपको इस तरह समझा देते हैं कि आखिर राज्यों ने कौन से सब्जेक्ट पर परमिशन मांगी थी, या कौन से सब्जेक्ट को कहा था कि आप कानून बनाइए संसद। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, जो राज्यों से रिलेटेड है, ये राज्यों ने रिक्वेस्ट किया संसद से कि आप इस सब्जेक्ट पर कानून बनाइए। संसद ने बना दिया। जल प्रदूषण नियंत्रण, इस पर भी रिक्वेस्ट किया था राज्यों ने, तो राज्यों ने रिक्वेस्ट किया, संसद ने कानून बना दिया। मानव अंग प्रतिरोपण, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, ये सब राज्य सूची का विषय था, लेकिन इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए पार्लियामेंट ने उसको बनाया। प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है ये, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ये तो ज्यादा डिटेल दे दिया है हमने आपको, इतना बहुत ज्यादा डिटेल इतना नहीं समझना होता है। आपके लिए बस इतना सा पॉइंट है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये बात हुई है कि राज्य चाहे तो केंद्र से अनुरोध कर सकते हैं बना। ये मेन है आपके लिए। बाकी आपको समझने के लिए हमने कुछ ज्यादा डिटेल दे दी है इसमें, ठीक है ना? तो उसके लिए परेशान मत होना, कम से कम आर्टिकल के अंदर का आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो हमने तीसरा देख लिया। चौथा हम लोग देखेंगे टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के संदर्भ में कौन से आर्टिकल में बात हुई है? 253 में बात हुई। अभी तक हमने 252 तक देखा, अब हम 253 में देख रहे हैं। इसमें प्रावधान है कि संसद के साथ की गई संधि, करार को लागू करने के संबंध में लॉ बना सकती है। ऐसे लॉ भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसे किसी भाग के लिए हो सकती है।
ठीक है ना, और इसके तहत कुछ कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो, सपोज करो कि बाहर का कोई व्यक्ति आ गया और वो किसी भी राज्य में घूम रहा है, तो कोई राज्य उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि एक कन्वेंशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। जब तक कि ये सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है समथिंग, तो आप इस तरह से उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, भले वो आपके राज्य में क्यों नहीं घूम रहा है। हाँ, अगर उसने कोई वायलेशन किया है या समथिंग, तो चीजें हो सकती है। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं वो हर जगह लागू होता है, पूरे देश में लागू होता है। ये है एक मेन पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति शासन। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो पावर होती है वो आपकी किसके पास चली जाती है, केंद्र के पास, और कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के संबंध में भी कानून कौन बना सकता है, तो वो बना सकता है। इसका मतलब हमने बहुत सिंपल सी बातें देखी कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हमने आपको बता दिए, कितने ऐसे सब्जेक्ट बता दिए या कितने ऐसे प्रावधान बताए जिस पर भले वो राज्य सूची का विषय है लेकिन संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन कहां से कहां तक था, 245 से 255, कानून वाला बनाने वाला, वो कहां से कहां तक था आपका, 245 से 255। क्लियर हुआ। 245 में क्या बात हुई है, 245 में क्या, जो कानून बनेगा वो किस एरिया तक लागू रहेगा, केंद्र द्वारा जो कानून बना है वो कहां तक लागू रहेगा, टेरिटोरियल एक्सटेंट। 246 में क्या बात हुई है, जो लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पे कौन कानून बनाएगा, लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पे कौन कानून बनाएगा। 247 में क्या बात हुई है, 247 में क्या बात हुई है, जल्दी बताएं, 247 में क्या बात हुई है, 247 में क्या बात हुई है, ठीक है, 47 में क्या बात हुई है, क्या कुछ टाइप किया आप लोगों ने, न्यायालय का विस्तार, यस, ठीक है, न्यायालय का विस्तार हो सकता है 247 में। 245 हो गया, 246 हो गया, 247 हो गया। 248 में बताओ क्या बात हुई है, 248 में क्या बात हुई है, रेसिडुअल लिस्ट, वेरी गुड। 249 में क्या बात हुई है, 249 में क्या बात हुई है, 249 में क्या बात हुई है, रिजोल्यूशन, ठीक है। 249 में बात हुई है राज्यसभा वाला, यानी कि यहां देखें हम तो ज्यादा क्लियर होगा। 248 ये है, जब रिजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जाएगा तो कानून बना सकते हैं। सॉरी, 249 है ना, 249। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पावर बनाने की पावर है वो किसमें बात हुई है, 250 में और 251 में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, ये किसमें बात हुई है, 250 और 51 में। तो कौन सा है, 252 है। अंतरराष्ट्रीय समझौता अगर लागू करना है तो कौन सा है, 253 है, ठीक है। अब आप हमें बताएंगे 254 और 255 में क्या बात हुई।
254 और 255 में क्या बात हुई? दो सौ चौवन कहाँ इंटरनेशनल समझौता है भाई? दो सौ तिरपन है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वाला तो 253 है ना, ये है 253, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। गलत, गलत आंसर। 254 में ये बात हुई थी कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और राज्य ने कोई कानून बनाया है और दोनों के बीच कोई विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो संसद वाले कानून को माना जाएगा। ये है 254 में, याद आया? 254 में ये बात हुई है कि अगर केंद्र कोई कानून बनाता है और राज्य कोई कानून बनाता है और दोनों में अगर कोई विरोधाभास होता है तो वो सेंट्रल वाला माना जाएगा। और 255 में ये बात हुई थी कि जो सिफारिश, वो केवल एक प्रक्रिया का भाग है, इसके आधार पे हम किसी चीज को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते या किसी को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो केवल एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि हमें सिफारिश लेनी है। ये 255 में है। तो 245 से लेकर 255 ये कंप्लीट हो गया। ये 245 से 255 कानून से रिलेटेड है, कानून बनाने वाली पावर यानी कि विधायी। इसके आगे का जो पार्ट है वो आपका है चैप्टर नंबर 2। क्यों होता है? 11वें पार्ट का अध्याय 1 कंप्लीट, विधायी संबंध ओवर। अब आपके पास है प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ये तो कानून बना दिया, दोनों में अंतर समझिए। विधायी का मतलब है कानून बनाना, कानून बन गया। प्रशासनिक का मतलब है अब ये कानून अप्लाई कौन करवाएगा। भाई केवल कानून बनाने से काम थोड़ा चलता है। कानून बना दिए और कानून को कोई मानेगा ही नहीं तो क्या करोगे? तो चैप्टर 1 में बताया गया कि कानून ये बनाया गया है, अब ये कानून लागू कौन करवाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ये कानून सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसी को प्रशासनिक कहा जाता है। प्रशासन इस चीज को देखता है, जो कानून बना है उसको अप्लाई करवाने का काम प्रशासन का है। तो यहां तक बात हुई है कानून बनाने की, अब बात होगी कानून को अप्लाई करवाने की, उसको मेंटेन, प्रशासनिक संबंध। चलिए, तो ये अब आपके पीडीएफ में आगे के प्रावधान है जो कहां से आपका है, देखिए यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 की बात हो रही है। यूनियन लिस्ट पर जो कानून बनाया जाएगा उसको कौन इंप्लीमेंट करता है? तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। यूनियन लिस्ट पे अगर कोई कानून बना है तो इसको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है? ये काम सेंट्रल कार्यपालिका का है। आप हमें टाइप करके कार्यपालिका में कौन कौन आता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब वही चल रहा है, बस केवल परेशान मत हो, ये सब पढ़ा चुके हैं पीछे, है ना। पार्ट 5 पार्ट 6 सब कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल कार्यपालिका में कौन आता है? पीएम आते हैं, पीएम के मिनिस्टर आते हैं, ठीक, बस। सेंट्रल कार्यपालिका में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम और उनकी काउंसिल आती है और एजीआई आते हैं। सेंट्रल कार्यपालिका में सब आते हैं। खत्म हो तुम लोग बिल्कुल। वो देखो लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है,
कार्यपालिका में सब आता है, तो कानून कौन बनाएगा? कौन है सब ये? अरे तुम क्या बताए तुम्हें। सेंट्रल कार्यपालिका में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम और उनकी काउंसिल आती है, और एजीआई आते हैं। कानून बनाने का काम संसद का है, राज्यसभा लोकसभा का। उसको अप्लाई करवाने वाला काम संघीय कार्यपालिका का है। ये ठीक वैसा ही स्टेट वाले का अगर हम देखें, तो स्टेट लिस्ट पर अगर हम कहें कि इसको कानूनों को कौन अप्लाई करवाएगा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव। और कहीं हम आपसे ये पूछ लें कि राज्य लेवल पे कार्यपालिका कौन है, तो गायब हो जाओगे। नहीं आता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कार्यपालिका कौन है? सर ओवरफ्लो हो रहा है। अब कुछ दिमाग में तुम्हारे होगा तब ना ओवरफ्लो होगा, खाली तो पहले से है, उसके बाद तुम्हारा ओवरफ्लो हो रहा है। रिवीजन कभी ना करना, पढ़ना ओढ़ना नहीं, बस खाली ओवरफ्लो तो होगा ही होगा। पीछे का तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो। सच से ईमानदारी से ना, जितनी देर क्लास में पढ़ते हो बस उतना ही ना। हाँ, हम समझ रहे हैं ना। गवर्नर हो गए, चीफ जस्टिस हो गए। कार्यपालिका में चीफ जस्टिस कहाँ से आ गए? अब हम क्या करें, हम अपना सर पटक लें या तो तुम अपना पटक लो भैया। अगर सब कार्यपालिका में ही आ जाएंगे तो न्यायपालिका में कौन जाएगा? यार अदिति कहाँ है? इसके आंसर जो है ना गायब हो गई, देखो इनने जो जो आंसर दिए है ना। अरे सीएम और उसकी काउंसिल, चीफ मिनिस्टर उनकी काउंसिल हो गई, गवर्नर हो गए, ये लोग हो गए ना मेन। यही तो कार्यपालिका में होंगे, चीफ जस्टिस वगैरह थोड़ा ना आएंगे, वो लोग तो न्यायपालिका में जाएंगे ना। तो यूनियन लिस्ट पे अगर कोई कानून बनता है, तो उसको अप्लाई करवाने का काम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का है, केंद्र वाले का। और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर अगर कोई कानून बनता है, स्टेट लिस्ट, और तो ये काम स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मतलब सीएम और उनकी जो कार्यपालिका है, ये लोग काम देखते हैं, मंत्रिपरिषद। अगर कोई स्टेट लिस्ट का है और कंकरेंट लिस्ट का है तो, ठीक है ना। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट आप समझ लीजिए, स्टेट और केंद्र का कर्तव्य क्या है। इसका मतलब ये है, समझा रहे हैं क्योंकि आप पीडीएफ जब पढ़े तो इसी समझ में आ जाए, बस इसलिए बता रहे हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब, एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, पीएम एंड काउंसिल। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। यदि सेंट्रल लेवल पे कोई कानून बनाया गया है, मतलब पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना दिया है, ठीक है ना, और ये ऐसा लॉ बना दिया है जो उस स्टेट से रिलेटेड है, सपोज करो कि यूपी, तो यूपी से रिलेटेड कोई कानून बना दिया है संसद ने, ठीक है ना। तो अब यूपी की जो कैबिनेट है, वो सीएम एंड जो उनकी काउंसिल है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये जो कानून बनाया गया है सेंट्रल लेवल से, उस पर कोई व्यवधान उत्पन्न हो। राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि अगर सेंट्रल ने कोई कानून उनसे रिलेटेड बनाया है, तो ये उस राज्य का जो काउंसिल है या जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको अप्लाई करवाने की कोशिश करे, क्वेश्चन न खड़ा करे कि वह आपने क्यों बना दिया हमारे इस पे या समथिंग। ये उस राज्य का कर्तव्य है, उस राज्य के एग्जीक्यूटिव का कर्तव्य है, सीएम और उनकी काउंसिल का, कि अगर केंद्र द्वारा एक कानून बनाया गया है उस राज्य के लिए, तो वो कोशिश करे कि उसे अप्लाई करवाने की जिम्मेदारी ले। ये एक पॉइंट।
जब सेंटर एग्जीक्यूटिव किसी भी स्टेट में अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव इसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। वही मतलब मान लो केंद्र से किसी को भेजा गया, एक कमेटी बनाकर भेजा गया राज्य में कि ये काम करवाना है। अब यहां पर राज्य के जो सीएम और उनकी काउंसिल है वो कहती है हम तो मानेंगे नहीं भाई, हम नहीं मान। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो सेंट्रल से भेजा जाता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल, वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये नहीं चलेगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये उन राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इसमें मदद करें, ये है मतलब। तो राज्य का कुछ कर्तव्य समझाया जा रहा है कि अगर सेंट्रल ने कुछ ऐसा कानून बनाया है या इस तरह से है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको अप्लाई करवाएं। ठीक है ना, ये एक मेन पॉइंट बोला गया है। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 256, 255 तक आप ऊपर पढ़ चुके हैं। 256 में क्या बात हुई है कि निर्देश देता है, केंद्र निर्देश ये देता है कि आपको किस तरह से चलना है। जैसे मान लो आपके घर में पापा है, आप लोग हैं, तो पापा जो बड़े हैं वो आपको बताएंगे कि देखो हम गार्जियन है आपके, तो हम कुछ आपको समझा रहे हैं तो आप इसको मानिए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमको ज्यादा है इस तरह से चीजें, और आपकी जिम्मेदारी है कि भैया वो माने आप। तो सेंटर की डायरेक्शन, राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति, कि सेंट्रल या केंद्र कुछ निर्देश दे सकता है राज्यों को कि आपको इस तरह से 256 में बताया गया है। 257 में ये बताया गया कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मिलिट्री है, सेना के लिए, और सेना के लिए हमें टावर वगैरह लगाने हैं, टेलीफोन टावर वगैरह लगाने कम्युनिकेशन के लिए, और वो किसी राज्य से होके जाना है, तो ये उस राज्य की जिम्मेदारी है कि पूरा सपोर्ट करें। भले वो उस राज्य से संबंधित नहीं है, लेकिन वो सेना से संबंधित तो है ना, राष्ट्रीय महत्व का है वो। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन का पॉइंट है, वो चाहे टेलीफोन से रिलेटेड हो, दूरसंचार से रिलेटेड का है, सेना से संबंधित है या एक बड़े लेवल से संबंधित है, ये उस राज्य की जिम्मेदारी है कि पूरा सपोर्ट करे वो। हाँ, अगर पैसे का मामला आता है कि भैया इसको स्टेब्लिश करने में पैसा बहुत लगेगा, तो सेंटर कहेगा ठीक है हम पैसा दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 257 में यही बात हुई है कि 257 में यह कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट है और वो राष्ट्रीय महत्व का है, सेना से संबंधित है, तो उसके निर्माण की जिम्मेदारी, उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वो राज्य की है जहां से वो होके जा रहा है, तो केंद्र सपोर्ट करेगा। ये है इसका मतलब 257। ठीक है ना। स्टेट के अंदर जो रेलवे है उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी स्टेट की है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य से होकर के रेलवे का कोई पार्ट होकर गुजर रहा है तो उसकी देखरेख करने का काम राज्य करे। ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन देने का काम उन्हीं की भाषा में, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है, और केंद्र इस मामले में दे सकता है। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, समझो, अभी तो तुमको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो हम आपको समझाएं हम क्या बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि केंद्र राज्यों को कौन कौन से निर्देश दे सकता है जिस मामले पे वो काम करे। तो पहला हमने आपको बताया कि कौन सा निर्देश दे सकता था, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड। पहला ये था कि अगर किसी राज्य से होकर के कोई कम्युनिकेशन का पॉइंट या दूरसंचार से रिलेटेड पॉइंट, कोई टावर वगैरह ऐसा होकर वहां से गुजर रहा है जो मिलिट्री से संबंधित है या राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, तो केंद्र राज्य को निर्देश देगा कि आप इसके निर्माण का, रख रखाव का ध्यान रखिए, और आपको अगर पैसे की जरूरत, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर रेलवे का कोई पार्ट वहां से होकर गुजर रहा है उस राज्य से, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उसकी मेंटेनेंस को देखे, और इस संबंध में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। तीसरा, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन यानी 5 क्लास 5 तक जो होता है, तो कोशिश करें कि राज्य उनको उनकी भाषा में ही प्रोवाइड करे। मतलब अगर यूपी है और यूपी में अगर वो हिंदी भाषी है तो हिंदी में प्रोवाइड करें, कन्नड़ का अगर कोई है कर्नाटक में तो कन्नड़ में दें, अगर केरल से संबंधित है तो मलयालम में दें, यानी कि वो जिस भाषा में समझ सकता हो बच्चा उस भाषा में उनको प्रोवाइड करें।
ये राज्य की जिम्मेदारी है और इस मामले में केंद्र उनको निर्देश दे सकता है। तीसरा पॉइंट ये था, ठीक है। चौथा ये था कि अगर अनुसूचित जाति से रिलेटेड कोई स्कीम बनानी है, एक्स्ट्रा कोई स्कीम, मान लो उस राज्य में बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो केंद्र निर्देश दे सकता है राज्य को कि आप इस मामले में इस तरह के कानून बनाइए जिससे उनका उत्थान हो। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं, 3 से 4 पॉइंट, जिस मामले में केंद्र जो है राज्य को निर्देश देता है। क्लियर है? और 257 में ये मेंशन आप पढ़ सकते हैं, इस बारे में लिखा क्या है डिटेल। चाहे वो टेलीफोन लाइन हो या स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो, यदि वह नेशनल इंपॉर्टेंस या मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए है तो सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि वो इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मेंटेनेंस को सपोर्ट करें। क्लियर है? तो ये है वो पॉइंट कि अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो ये निर्देश दे सकता है। चलिए, ये पॉइंट हुआ। अनुच्छेद 257 में ही ये बात कि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न न हो, स्टेट यह ध्यान रखे। मतलब राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि केंद्र अगर कोई काम कर रहा है उस राज्य में तो कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। बट होता कहाँ है, हर राज्य तो व्यवधान उत्पन्न कर देता है, यही कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अगर जिस राज्य में सरकार नहीं है, अब जैसे मान लो केंद्र में भाजपा है, जिन राज्यों में भाजपा होगी वो तो ठीक है, जैसे यूपी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एमपी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा नहीं है, सपोज करो पश्चिम बंगाल, अब केंद्र का कोई नियम अगर वहां लगाना है, टफ कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी जल्दी लागू नहीं होने देगी। दिल्ली का भी वही हाल, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए हो जा रहा है, नहीं तो केजरीवाल जी भी लागू ना होने देते। वही बात अगर केरल है जैसे, तो वहां पर तो आर्टिकल तो ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, आर्टिकल ये कहता है। 256 जो ऊपर हमने बताया था आपको, डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है। बाकी इसमें आप अगर देखें कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें आपस में ये लोग, अच्छा कुछ ऐसे काम है स्टूडेंट जिसमें केंद्र राज्यों को अपनी शक्ति दे सकता है और राज्य केंद्रों को अपनी शक्ति दे सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में? 258 में है। तो 258 में ये कहता है कि राज्य चाहे तो कुछ शक्तियां अपने केंद्र को दे सकता है और केंद्र चाहे तो अपनी कुछ शक्तियां राज्य को दे सकता है। उसी को कहा जाता है कृत्यों का आदान प्रदान। कौन से आर्टिकल में है? 258 में। 260 कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में बताता है कि भारत के बाहर अगर कोई कानून बनाना है, भारत के बाहर के क्षेत्र के बाहर, तो वो 260 के अंतर्गत है, संघ के अधिकार, ठीक है ना, भारत देश के बाहर। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे आपके जो आपको ध्यान रखने थे, ठीक है ना। बाकी अपना पढ़ लेना, ये काफी डिटेल है, ये वैसे आपके एसएससी के लेवल के उसमें नहीं है, क्योंकि ये सब जब डिस्क्रिप्टिव आता है ये तब का पार्ट है, ठीक है ना, लिखना पड़ता है कि कॉपरेशन वगैरह जो समथिंग होते हैं। आर्टिकल याद रख सकते हो, हुई है जल संबंधी विवादों का निर्णय, ये याद कर सकते हो आप, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता दें। जैसे आपको क्या पढ़ना है कि 262 में क्या बात हुई है, तो आप ये देखेंगे कि जल संबंधी विवाद मतलब समझो किसी नदी से रिलेटेड अगर कोई विवाद हो गया है, कोई नदी है 2 राज्यों से होकर बह रही है, उसमें बांध बनाना था, पानी को रोकना था, कोई विवाद हो गया, इन संबंधी अगर समझाना है तो 262 में हुआ, ठीक है ना। अनुच्छेद 263 में क्या बात हुई है? इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का। पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो पहले बताया था जिससे चीजें क्लियर हो जाए, आपको केवल मेन पॉइंट समझने हैं, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के तहत बनाने की बात हुई है, तो आप याद रखोगे 263 के तहत बात हुई है। जल बोर्डों का जो गठन है या जल संबंधी जो विवाद है वो कौन से आर्टिकल के तहत है? 262 के तहत। ये मेन पॉइंट पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। तो 263 तक क्लियर हुआ। तो यहां पर जो आपका मेन पॉइंट था वो हम लोगों ने देखा एडमिनिस्ट्रेशन वाला, 256 से 263, 256 से 263, जिसमें 263 में क्या बात हुई है
263 में बात हुई है अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की, जिसमें राष्ट्रपति को पावर है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं 263 में। 262 में क्या बात हुई है, अगर तो उससे संबंधित बोर्ड के गठन की बात हुई है 262 में। 256 में क्या बात हुई है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप इस तरह से काम करें। 257 में क्या बात हुई है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है, अगर वो मिलिट्री से रिलेटेड है और नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, टावर बनाने हैं या फिर उनका मेंटेनेंस देखना है, तो 257 में बात हुई है। तो 256, 262, 263 क्लियर हुआ। 256 में बात हुई है राज्यों को निर्देश देने की पावर केंद्र की। 57 में बात हुई है टावर वगैरह या स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो होना है उसमें राज्य मदद करेंगे, हाँ अगर पैसे की जरूरत है तो वो केंद्र देगा। 262 में क्या बात हुई है, जल संबंधी विवाद को निपटाना या उसके से संबंधित बोर्ड का गठन करना। 263 में क्या बात हुई है, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करना। क्लियर हुई बात, ठीक है। और बाकी आप बीच में देख लेना इसमें कि कौन कौन सा आर्टिकल किसके बाद, ठीक है ना। 258 में आपका ये बात हुआ था, ये कृत्यों का आदान प्रदान। 258 के तहत कुछ कार्य जो है वो केंद्र राज्य को दे सकता है, राज्य केंद्र को दे सकता है। किसमें, 258 में केंद्र राज्य को दे सकता है, राज्य केंद्र को दे सकता है। 260 में क्षेत्र के बाहर, भारत के बाहर भी अगर कोई कानून बनाना है तो वो कानून बना सकता है संसद और वो अप्लाई होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके थे वो पॉइंट्स थे, ठीक है ना। बीच बीच में कुछ देख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो दोनों चीजें क्लियर हो गई जो हम लोगों ने समझा यहाँ पर। तो कानून बनाने वाली पावर हमने समझी और उसको अप्लाई करने वाली पावर हमने समझी। तो दो चैप्टर जो इसमें पार्ट 11 में थे आपके स्टूडेंट, विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक 256 से 263, ये हमने समझा। क्वेश्चन पूछ लें एक, कौन सा आर्टिकल हमें ये कहता है कि राज्य केंद्रों को अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है और केंद्र राज्यों को अपनी पावर ट्रांसफर? 258। कौन सा आर्टिकल हमें यह कहता है कि राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं या ये इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे, अंतर्राज्यीय परिषद? कौन सा आर्टिकल हमें यह कहता है कि प्रेसिडेंट हमारे इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे? 263। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना कौन से आर्टिकल में है? केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना कौन से आर्टिकल में है? 256। सही है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 260 में क्या बात हुई है? आर्टिकल 260 में क्या बात हुई है? नहीं, भारत के बाहर, बिल्कुल सही नवीन। संसद की पावर है बाहर, अगर उसे कोई कानून बनाना है यानी कि इंडियन सिटीजन से रिलेटेड, भारतीय नागरिक से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो संसद के पास पावर है 260 में, आर्टिकल 260 में। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट 11 है 245 से लेकर 263 तक वो कंप्लीट होता है आपका। 245 से 263 रिवाइज आप लोग कर लेंगे पूरा समथिंग। तो क्या हम समझें कि अब आप लोग अपना पढ़ाई पूरा करेंगे अच्छे से रिवाइज करके? कोई डाउट अभी अगर है पॉलिटी में तो बता सकते हैं कि सर ये रह गया है। हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की, बहुत कुछ बताने की कोशिश की, आपके लेवल से ऊपर बताने की कोशिश की, बट ठीक है बहुत पढ़ा दिया है, पता है।
जितना नोट्स आपको दे दिया है ना, अब ये जो पार्ट 11 आप देख रहे हो कितना ज्यादा लिख दिया है, इतना है नहीं आपके लिए। आपके लिए बस मेन मेन लाइनें हैं, इसमें तो हमने बहुत कुछ समझा दिया किस तरह से वो चीजें चलती हैं, केंद्र कैसे उसको निर्देश दे रहा है, राज्य कैसे दे रहा है। ठीक है, हाँ कुछ और बताओ जरा, क्योंकि पॉलिटी तो अब हम लोग की कंप्लीट हो गई है, और कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो अभी हमसे, सामने आओ सभी। कुछ आपको अगर लगता है ऐसा कोई डाउट है या फिर कुछ ऐसा कवर करने की बात है तो, और इसके बाद अब क्या शुरू होगा आपका वो तो अब बाद में तय होगा। वही वही कि अब क्या स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्योग्राफी बची है हमें लग रहा है मेन, क्योंकि इकोनॉमिक वगैरह तो नहीं होगा अभी, क्योंकि मेन 3 सब्जेक्ट ही होते हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन होते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका अलग से होता है इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वगैरह, वो तो साथ में रहते हैं। वो अगर ये 3 कंप्लीट कर ले तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर कर लोगे तो। हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री आता है, पॉलिटी करीब आपकी आती है 8 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं तो 8 और 5 13 क्वेश्चन ये हो गए, और ज्योग्राफी आपकी करीब आती है 6 से 7 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, 6-7 तो 20 क्वेश्चन तो आपका कवर ही हो गया, 50 में से 20 क्वेश्चन आपके कवर ही हो गए लगभग। इसके बाद साइंस आपकी रहती है, तो अगर साइंस को मिला लो तो करीब करीब 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन तीनों साइंस का मिला के तो रहेगा ही रहेगा। तो 20-30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर आना ही आना है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो होती है, तो 40 के आसपास वो हो गया। 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर आते हैं तो 42 तो यही हो गया, बाकी बचा 8 क्वेश्चन। अब उस 8 नंबर में आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, फिर उसमें आपका मतलब अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, इन्वायरमेंट रहेगा और जो मेन मैटर रहते हैं। तो 42 या 43, 42 क्वेश्चन तक तो आपका है ही है, अगर कंप्यूटर के भी 2 क्वेश्चन बना लिए तो। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हिस्ट्री का पूरा बना लोगे या ज्योग्राफी का पूरा बना लोगे, लेकिन भाई अगर हम लोग 10 नंबर हटा दे, अगर 50 में से 10 को हटा दे, जिसमें से इकोनॉमिक्स आता है और वो सब इन्वायरमेंट वगैरह आता है और स्टैटिक उसको हटा दे, लेकिन 40 नंबर का जो पेपर है, कितना भी अगर बढ़िया प्रैक्टिस कर लो तो तुम 20-22 नंबर ला सकते हो उस 40 में से, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो तो। और क्या सोच रहे हो, का 40 ले आओगे क्या जी इसमें? अरे मतलब है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन कर दोगे, ठीक है ना। और अगर हम पूरे 50 को देख लें तो 50 में तुम 25 तक भी ले आओ, हमारी तो ये उम्मीद है कि तुम 25 तक भी ढंग से ले आओ, सही, गलत नहीं, सही तरीके से, मतलब करने की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं कि 50 में से 25 बिल्कुल सही रहे, तो भी अपनी खुशनसीबी मनाओ, एकदम खुश रहो कि हाँ सर बहुत बढ़िया किए। क्लियर है? और इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, सर मैं तो 40 लाना चाह रहा था, अरे बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं ला पाते, ठीक है, परेशान ना हो। तो 50 में से अगर 10 भी ले आओगे तो ये मान लो कि बढ़िया प्रदर्शन किया है आपने, है ना, उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो सर बायो दोबारा कब पढ़ाएंगे? अच्छा देखो, ये जो कंप्लीट हुआ है, जो बचा हुआ है अभी न्यू बैच जो है, उसमें अभी साइंस शुरू नहीं हुई है, तो उसमें हम बायो अभी शुरू करेंगे, जो नया वाला बैच है। मैसेज आप लोग को भेज दिया जाएगा, तो उन्हीं के साथ आप कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही उनके साथ मतलब होगा, कुछ तो पढ़े होंगे भाई, कुछ चैप्टर में छूटे होंगे, ऐसा थोड़े ना कि पूरा नहीं पढ़े थे, हमें लगता है बायो में लास्ट में। टॉपिक क्या चल रहा है? अभी शुरू ही नहीं हुआ, अरे अभी बायो शुरू ही नहीं है उनके में, ठीक है, अभी उनके में स्टार्ट होगा पहले टॉपिक से ही। अभी तो उनका यही चल रहा है, पॉलिटी ही चल रही है उनके, पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है। तो बायो उनका जब शुरू होगा तो मैसेज हम करवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर रह गए हैं कुछ बच्चों के, जो लेट ज्वाइन किए थे, लेट जो ज्वाइन किए थे, मार्च वाले की बात कर रहे हैं, बाकी रीजनिंग तो सब करा दिए थे हम, ठीक है। और
सर जी ऐसे टाइम पर रखिएगा कि दूसरे सब्जेक्ट उसी टाइम पर ना चलें। अच्छा, तो हमें आप लोग क्या बताएं, फिर वो टॉपिक तुम्हें बताना पड़ेगा कि रीजनिंग में कौन सा बच्चा है। चलो अभी तो बायो का देखते हैं, ठीक है, अभी साइंस का देखेंगे, फिर रीजनिंग वाला हम बताएंगे आपको। जो चैप्टर बचे रहेंगे उसको फिर करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही बचे हुए हैं, 2-4, ठीक है ना। और काहे लेट ज्वाइन करते हो, एक साथ काहे नहीं ज्वाइन कर लेते हो सर, एक एक दिन पे करके आते हैं सब ज्वाइन करने। कुछ तो कब ज्वाइन किए थे, मार्च में ज्वाइन किए थे, जब खत्म हो रहा था सब्जेक्ट पूरा, है ना। और मार्च के बाद उसी समय लग गया था कोरोना, हो गया लॉकडाउन, बेचारे एकदम किस्मत ही खराब है। तो हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं, एनीवन, डाउट क्लियर है आपका। साइंस आप परेशान मत हो, जैसे ही होगा हम मैसेज करवा देंगे, आप साथ में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और ज्योग्राफी का अभी तो नहीं है, 1-2 दिन तक तो अभी कोई वो नहीं है, जब होगा तो फिर मैसेज जाएगा आपका कि जब भी होगा। तो आप ज्योग्राफी के लिए परेशान ना हो, जब भी शुरू होगा तो होगा। ज्योग्राफी किसी और से करवा दें क्या, किसी और टीचर से, है ना। तो अरे ये कितना पढ़ाएंगे भाई, मतलब हम भी नन्ही सी जान है, छोटा सा तो दिल है, जान थोड़ी सी है। तो चलो फिर आज के लिए रखते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट आता है, मान लो कुछ ऐसा लगता है कि सर पॉलिटी में कोई डाउट रह जाए समथिंग, या पीडीएफ समझ में ना आए, तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हो मैसेज के थ्रू या जैसे भी, ठीक है ना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो पीडीएफ आप पढ़ते हैं और कोई डाउट आ जाता है, तो आप हमसे मैसेज करके वो चीज कर सकते हैं, हम उससे रिलेटेड डाउट क्लास ले लेंगे आपका। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आता है तो ये, तो आप कह दीजिएगा, हम डाउट क्लास 1-2 आपकी जो होंगी वो ले लेंगे, अगर कोई डाउट उससे आता है रिलेटेड। लेकिन पढ़ो पहले, पीडीएफ पढ़ो, पहले पढ़ना उसको, नोट्स को, है ना, रिवीजन करना शुरू करो। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम कंप्लीट करते हैं, बाकी जो होगा आगे का मैसेज वो आपको कन्वे हो जाएगा। और बिल्कुल परेशान मत हो, हम हैं, अगर कोई दिक्कत आती है डाउट वगैरह तो बिल्कुल है, जा कहीं नहीं रहे, ठीक है, ये नहीं कि सर छोड़ दिए, नहीं, कोई दिक्कत आती है मैसेज करिएगा, बिल्कुल हम वो क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है। जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लास आपकी ले लेंगे, अगर पॉलिटी में कोई डाउट अगर आता है बीच में तो भी, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो आज के लिए थैंक यू करें। तो चलिए द एंड हम करते हैं पॉलिटी का, बाकी आपका जो, अब क्योंकि देखो अभी हम लोग ऑफिस में है नहीं वहां पर, अभी हम लोग क्योंकि बाहर हैं, तो डीपीपी कोशिश करेंगे, देखें जो बन सकता होगा तो बना देंगे, नहीं तो फिर जब इलाहाबाद पहुंचेंगे तो हम करवा देंगे आपका, जो बनी होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दें पॉलिटी, ठीक है, ठीक है। कोई था, सर कहाँ है आप कहाँ है आप, अभी तो घर में है, देखो रूम में है, दिख रहा है तो, चलो ठीक है। हाँ डीपीपी कोशिश करेंगे, देखते हैं जो बन चुके, क्योंकि अभी ऑफिस में नहीं है हम लोग ना, तो अब कुछ अपडेट हो नहीं पाएगा उस समय। फिर बाकी हम देखते हैं, अगर जो हो सकता होगा वो हम शेयर करेंगे आपसे। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कृष्णा, अदिति, पिंकी, अभिषेक, संदीप, आशा, रेडमी, रेडमी नोट 6 प्रो, बहुत बढ़िया, दे दो हमको भी, दे दो रेडमी नोट 6 प्रो भाई, है ना। राफिया हो गए, और कौन है, नवीन, रंजन, रजनी, निधि, ब्रजेश, ये लोग लास्ट तक बने हुए हैं भाई, ठीक है। चलिए निधि शर्मा, थैंक यू, क्लास ओवर करते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए।